Hello dear students, good evening to all of you. It is the class of English language or grammar. As you know, जैसा आप जानते हैं ये क्लास किसका इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर का। ग्रामर में उस नए टॉपिक से मैंने शुरुआत किया था। मोस्टली आपके जो ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं उनको अगर देखिए तो जहाँ ग्रामर की बात आती है, जहाँ ग्रामर की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है तो खट से वो टेंस पे जाते हैं। मैं आपको भी सलाह देता हूँ, इसके पहले के वीडियो में भी बताया हूँ कि खास करके टेंस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंटली यू आर एक्वेंटेड टू देम, बहुधा आप उनसे परिचित हैं, बार बार उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। टेंस को हल्के में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पढ़ लेते हैं। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम यूनिट्स को पढ़ें, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें जो कि वास्तव में परीक्षा में मोर स्कोरिंग होते हैं, कैरी मोर मार्क्स, जिनसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मोर क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको पढ़ें। तो उसके तहत इस ग्रामर में आपको क्या शुरू किया गया था, PUNCTUATN, मैंने पंचुएशन शुरू किया था। अब देखें, जब मैंने पंचुएशन शुरू किया था, जो पहला पढ़ाया था आपको क्या बताया गया, वह फुल स्टॉप बताया गया। ध्यान दीजिएगा, यह जो फुल स्टॉप बताया गया इसे क्या कहा गया था, कंप्लीट पॉज कहा गया था। जब इसको पढ़ाया गया तो बताया गया कि इसका मतलब क्या होता है। किसी भी वाक्य की पूर्णाहुति तभी निर्भर होती। वैसे तो कॉमन ट्रेंड है, हम कुछ भी कर देते हैं, हम क्वेश्चन मार्क कर दिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कर दिए, हम यहीं से छोड़ देते हैं और मानते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पे यह जो फुल स्टॉप है यहाँ लगना चाहिए कि यहाँ लगना चाहिए कि यहाँ, तो जो राइट रिस्पांस होगा वो क्या होगा, यह होगा। अगर कोई आपसे पूछता है, ढेर सारे लोग पूछेंगे, दो चीज़ें हैं। एक, हमारे द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाना आपके लिए नया होगा। यू हैव अ न्यू एक्सपीरियंस दैट आई एम टेकिंग द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैं व्याकरण का क्लास ले रहा हूँ। तो मैं कई बार आपसे बताया कि हो सकता है आपके बड़े बड़े विद्वान गुरुजी लोग हैं, मैं उतना ना जानूँ, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना बढ़िया समझा देते हैं कि फिर आपको किसी की ज़रूरत भी शायद महसूस नहीं होती है। एज़ फॉर इट इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर, जैसा कि लिटरेचर से था। तो अब देखें, अभी आपने जिसकी स्टडी किया था वह क्या था, फुल स्टॉप था। फुल स्टॉप मोस्टली हमारे लिए कहाँ इम्पोर्टेंस रखता है, तो आपको वह भी बताया था कहाँ रखता है, कम्प्रिहेंशन में रखता है। अभी इसके बाद जब कम्प्रिहेंशन शुरू करेंगे तो देखेंगे कितना आसानी से प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढ लेते हैं, कितना आसानी से। अन्यथा ढेर सारे बड़े बड़े विद्वान, अब तो आज से आपको प्रैक्टिस भी यहाँ कराई जाएगी, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड प्रश्न लिख करके प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं जो कम्प्रिहेंशन अगर दे दीजिए तो उसमें 10 नंबर का है तो 3-4 पहुँचते पहुँचते काफ़ी कुछ दिक्कत महसूस करते हैं। जबकि 7 से 8 प्रश्न 10 में, अगर 5 का है तो 3 प्रश्न 4 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें तब उस समय पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, उस समय पे द कमांड वो द फुल स्टॉप पढ़ती है। इसके बारे में पढ़ती है फुल स्टॉप। अब देखें, फुल स्टॉप के बाद जो दूसरा टॉपिक था वह बताया गया था कॉमा। तो आज हम जिसकी स्टडी करेंगे वह किसकी स्टडी करेंगे, हम कॉमा की करेंगे। कॉमा या सेमी कोलन हम दोनों को लिख देते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है COMMA, यह क्या हो गया, यह कॉमा हो गया। तीसरा यहाँ पे लिखा गया SEMICOLON, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे सेमी कोलन लिखा गया। अब देखें, अगर हम हिंदी में देखते हैं, इसका भावांश देखते हैं, भावार्थ का मतलब जो एसेंस हुआ, तो इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण विराम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट होता है, कंप्लीट पॉज होता है। अब जो कामा है, जो यह पोर्शन है, इसे क्या कहा जाता है, अल्प विराम। अब देखें, अब शायद भाव आपका क्लियर हो। यह पूर्ण विराम है, यह क्या है, अल्प विराम है, और यह क्या कहा जाता है, अर्ध विराम। इसे क्या कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है। अब देखें ज़रूरत क्या पड़ती है, यह सब में ही लगता है। आपका वाक्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिंपल हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है,
हो सकता है इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। लेकिन यह तो क्या है, कहीं ना कहीं से देखें इसके विदाउट यूजिंग द कंप्लीट पाज यू कांट डिडक्ट द नेक्स्ट सेंस। अगले भाव को शुरू करना है तो पहले को हमको फुल स्टॉप देना होगा। तो इनको तो हर जगह हम प्रयुक्त करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे भाव पूर्ण हो जाए, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, पूर्ण विराम नाम है। अब देखें हम आगे बढ़ते हैं, कॉमा की तरफ बढ़ते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है। अल्प विराम का मतलब क्या होता है, लाइट पाज होता है। अल्प विराम का मतलब लाइट पाज होता है, हल्का सा विश्राम होता है। और इसका जो अर्ध विराम है, अब हम दोनों को देखते हैं। पहले हम स्टडी शुरू करते हैं किसकी, हम कॉमा की शुरू करते हैं। कॉमा से देखें तो कॉमा का मतलब आपने देखा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है अल्प विराम। तो अब यह मिटा दिया जाता है, ठीक, यह मिटा दिया जाता है और इसके साथ यह भी मिटा दिया जाता है। अब देखें तो जो स्टडी हमने शुरू किया है वह दूसरे नंबर की शुरू किया है, वह क्या है, कॉमा की शुरू किया। आपके परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वह किससे आते हैं, वह कॉमा या सेमी कोलन से प्रश्न आते हैं। अब देखें जो कॉमा और सेमी कोलन से प्रश्न आते हैं तो पहले देखें वेयर इट इज़ यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड। अब देखें यह कहाँ पे यूज होता है, इसकी जो कंडीशन होती है टू सेपरेट, SEPARAT। अब ध्यान दीजिएगा, टू सेपरेट यह अलग करने के लिए प्रयुक्त होता है, अलग करने के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन कहाँ प्रयुक्त होता है यह, या तो इसको क्या आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, या इसको आप निगेटिव कह सकते हैं, या वर्ड टू यह वर्ड को सेपरेट करने के लिए लगता है। अगर वर्ड टू वर्ड के सिवा हम देखते हैं तो इसका जो प्रयोग होता है वह फॉर द फ्रेजेज, PHRASES, फ्रेजेज के लिए होता है। वह क्या होता है, फॉर द क्लॉज के लिए होता है, फॉर द क्लॉज के लिए होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, MOMI, NATIVE, ABSOLUTE, ETC विच कीप्स द डबल सेंस। अब आप इसको ऐसे समझ लें, जो कोई भी डबल सेंस रखता है, दो भाव रखता है, एक वाक्य है और अगर वह वाक्य दो भाव रखता है, उसमें दो भाव हैं, तो जो दो भाव हैं उसमें उसको सेपरेट करने के लिए जिसका प्रयोग होगा वह क्या होगा, वह कॉमा होता है, वह कॉमा होता है। अब एक एक को हम देख लें। सेंटेंस हमारा सिंपल है, कहाँ नहीं लगता है अभी आपको यह भी बताया जाएगा। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस हमने कहा मोहन, सोहन एंड सीता इज गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू स्कूल। मोहन, सोहन एंड राकेश आर गोइंग टू स्कूल, कुछ भी कर ले। तो अब देखें यहाँ पे जो नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है वह 3 है। जो भी दो शब्द कंजंक्शन से जुड़े होंगे उनको यह सेपरेट नहीं करता, तो हो जाएगा मोहन कामा सोहन एंड राकेश आर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अब दूसरा देखें, यह सिंपल सेंटेंस है, अगर निगेटिव है तो वहाँ भी किसका प्रयोग किया जाता है, कामा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन निगेटिव वाक्य अगर जस्ट अपोजिट सेंस दे रहा है, अपोजिट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक यह वाक्य, दो वाक्य लिखे गए। अब ऐसे देखें, यह जो वाक्य है वह क्या दे रहा है, यह पॉजिटिव सेंस दे रहा है। यह क्या है, यह फर्स्ट सेंटेंस है, यह क्या है, सेकंड सेंटेंस है। जो सेकंड सेंटेंस है यह क्या दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। अब अगर यह निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे कामा का प्रयोग न हो करके बल्कि यहाँ पर सेमी कोलन का प्रयोग होता है, सेमी कोलन का प्रयोग होता है। राकेश गॉट फर्स्ट डिवीजन बट मोहन फेल्ड इन द एग्जाम ऑफ क्लास 10th। एक वाक्य लिखा गया कि राकेश तो फर्स्ट डिवीजन पाता है लेकिन मोहन एग्जाम में फेल हो जाता है। तो देखिए, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, दूसरा निगेटिव देगा, तो जहाँ पॉजिटिव निगेटिव होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, सेमी कोलन हो जाता है, वहाँ सेमी कोलन हो जाता है। दूसरा देखें, जितने भी आपके फ्रेजेज होती हैं, जो भी फ्रेजेज होती हैं,
चाहे वह प्रॉपर हो चाहे कॉमन हो, XYZ जो भी हैं, द डेनियल कम टू जजमेंट। जब किसी भी एक फ्रेज को क्वालिफाई किया जाता है, पंडित नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीजर द विक्टर ऑफ रोम। अब इस टाइप के जो क्वालिटेटिव होते हैं, जिनको क्वालिफाई किया जाता है, वह जो फ्रेजल वर्ड्स के रूप में यूज होते हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखें, जब किसी भी वाक्य को हम नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं, जिसे आप अभी तो क्लाज रह गया, जब हम क्लाज बनाते हैं तो वह हमारा एडजेक्टिव क्लाज हो सकता है, एडवर्ब क्लाज हो सकता है, नाउन क्लाज हो सकता है। जब क्लाजेज की हम स्टडी करते हैं तो उन क्लाजेज में भी क्लाजेज को सेपरेट करने के लिए भी कामा का प्रयोग किया जाता है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखें, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, दूसरा केस इन अपोजिशन होता है। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है वहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी कामा का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, जो भी आप एक्सरसाइज करें वह आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है। टॉपिक कुछ भी का मतलब है, हो सकता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप जो है स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एडजेक्टिव एडवर्ब की स्टडी कर रहे हैं, या कुछ भी XYZ पढ़ रहे हैं, तो एक फॉरेन राइटर की बुक को आप बेस बुक बनाइए। और इंडिया में देखें कि फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो स्तरीकरण की किताब मानी जाती है, वह रेन एंड मार्टिन मानी जाती है। तो जब भी आप पढ़ें, जब भी आप तैयारी करें, तो किससे तैयारी करें, रेन एंड मार्टिन से करें। जब प्रश्नों को सॉल्व करने बैठें तो वहाँ दो चीज़ें, एक तो इन चीज़ों को याद रखें, दूसरा जब वहाँ पे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर तलाशें तो थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल टू अप्लाई योर ओन माइंड, आपको अपने दिमाग को स्वतः अप्लाई करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों की देखें, खट से वह क्या करते हैं कि माने कुंजी खरीद लेते हैं। अब जब वो कुंजी खरीद लेंगे तो एक तरफ उंगली लगा लेते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर होता है, दूसरी तरफ आंसर नंबर, उसकी स्टडी करते हैं। जब तक आप सेल्फ माइंड को इम्प्लाई नहीं करते हो तब तक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर नहीं होती है। तो अभी आपने देखा, छोटी सी स्टडी किया जो है कामा। तो कामा का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे जा रहे हैं। जो एग्जाम्पल्स लिखे जा रहे हैं वह आपके सामने वर्कआउट भी किए जा रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को देख लें। पहला है स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। ये प्रश्न है आपका पहला, SPEAK स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड, इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड, UNDERSTOOD। स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। यह दूसरा क्वेश्चन है। इवन अ फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड वाइज। EVEN, even a fool when he holdeth his peace, when he HOLDETH holdeth his peace, his PEA his peace is counted wise, is COUNTED counted wise। ये तीसरी एक्सरसाइज लिखी जा रही है। वेल्थ में सीक अस, WEAL वेल्थ में SEEK सीक अस, बट विजडम मस्ट बी साट, बट WISDOM विजडम, MUST मस्ट बी SOUGHT। ये फुल स्टॉप हर जगह लगाया जा रहा है। जो चौथा एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, वी जज आवर सेल्व्स बाई व्हाट we feel, we JUDEG judge OURSEL, we judge ourselves by what VFEEL, what we feel, capable of doing, CAPABLE of DOING, capable of doing, while others judge us, WHL while others, OTH others, JUD judge
us by what we have already done, us by what we have ALREADY already done। जो लास्ट है वह है फिफ्थ है some are born great, SOME, some are born GREAT, some achieve greatness, some ACHIE, achieve GREATNESS, achieve greatness, and some have greatness, and some have, and SOME, ये have greatness, GREATNESS, thirst upon them, THRUST upon THEM। चलें देख लें, इनको वर्कआउट करते हैं। अब इनको वर्कआउट करते हैं। अभी आपको बताया गया है इसमें हमको जिसकी स्टडी करनी है वह स्टडी हमको किसकी करनी है, वह करनी है कॉमा की। अब देखें कॉमा एक वाक्य में कितनी बार लगेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उस एक वाक्य में कितने छोटे छोटे भाव हैं या वह एक वाक्य कितने भाव को मिला करके बना हुआ है। आप नमूना देख लें। पहला वाक्य है स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। इस वाक्य में कितने हैं, दो भाव हैं। एक कहता है स्पीक क्लियरली, आप जो बोल रहे हैं उसको साफ साफ बोलें, इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड, तभी आपको समझा जा सकता है। एक भाव क्या हो गया, आप साफ साफ बोलें। दूसरा, तभी आपकी बात को हम समझ पाएंगे। तो तभी आपकी बात को हम समझ पाएंगे तो जो कामा लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो यहाँ पे लगेगा। अब आपने देखा यह जो दिया गया वाक्य है, यह जो दिया गया वाक्य है इसे आप क्यूमुलेटिव या कपुलेटिव कह सकते हैं। यह पेयर्ड किया गया है, दो भाव को, टू सेंस आर कीप टुगेदर, दो भाव इसमें एक साथ रखे गए हैं। तो जो कामा का प्रयोग होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसमें एक सेंस क्या है, एक सेंस यह है और जो सेकंड सेंस है वह कहाँ है, यहाँ पे। तो कामा का प्रयोग कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया कि सपोज दैट अ सेंटेंस कंटेन्स टू सेंस टुगेदर, जब एक वाक्य दो भाव एक साथ रखता है तो वहाँ पर भी कामा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखें है इवन अ फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड बाय। अब देखें यहाँ पे इवन अ फूल, यह जो वाक्य है यह तीन भाव को समेटे है। एक भाव है इवन अ फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड बाय, तो इसमें कामा का जरूरत कहाँ है, यहाँ है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें कामा की ज़रूरत यहाँ भी हो सकती है। व्हेन अगर नहीं प्रयुक्त होता, इवन अ फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड वाइज, तो कामा इसमें कहाँ लग जाता, यहाँ लग जाता। यह कनेक्टिंग का वर्क कर रहा है, यह कनेक्टिंग का कर रहा है। तीसरा देखें, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी साथ। अब देखें कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं, तो जब वाक्य को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्रथम क्लास जो है वह पॉजिटिव सेंस दे रही है, जो सेकंड क्लास है वो सेकंड क्लास है वह क्या है, नेगेटिव सेंस दे रही है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रोच के बारे में बात की जा रही है कि वेल्थ में सीक अस, वी हैव टू वर्क टू गेन द वेल्थ बट विजडम मस्ट बी साथ, बट वी अक्वायर विजडम कंस्टेंटली लिविंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द सोसाइटी। दोनों को देखें, संपत्ति के लिए हमको केवल श्रम करना पड़ता है, संपत्ति के लिए हमको केवल श्रम करना पड़ता है, लेकिन बुद्धिमत्ता के लिए श्रम और समझ दोनों की ज़रूरत होती है। यद्यपि यहाँ पे क्या लगा है, वेल्थ में सीक अस बट विजडम, अब विजडम के बाद मस्ट बी साठ, इतना भाव अलग हो जाएगा। वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी साठ, ये कामा कहाँ होगा, वहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वी जज आवर सेल्व्स बाई व्हाट वी फील कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाइल अदर्स जज अस बाई व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। इस वाक्य को देखें तो जब एक वाक्य दो भाव कंटेन करता है, एक वाक्य दो भाव कंटेन करता है, तो जब दो भाव हैं तो उसमें एक जगह कामा लगेगा। अगर एक वाक्य में तीन भाव हैं, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है,
तो वह कामा एक जगह लगेगा। जैसे इसमें देखें, वी जज आवर सेल्स बाई व्हाट वी फील कैपेबल ऑफ डूइंग, व्हाइल अदर्स जज अस बाई व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। यह हो गया वी जज आवर सेल्स बाई व्हाट वी फील कैपेबल ऑफ डूइंग, व्हाइल अदर्स जज अस बाई व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो इसमें कामा कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। अब देखें, कुछ लोग कहते हैं कि अगर यहाँ बाई के पहले कामा लग गया तो आवर सेल्फ्स बाई व्हाट, तो आवर सेल्फ्स, वी जज आवर सेल्फ्स का भाव यहाँ नहीं कंप्लीट हो रहा है बल्कि यहाँ कंप्लीट हो रहा है। वी फील कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाइल अदर्स जज कैपेबल ऑफ डूइंग, तो सॉरी यहाँ लग जाएगा व्हाइल अदर्स जज अस बाई व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, यह हो जाएगा। नेक्स्ट है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। यह जो लाइन दी गई है, यह इतनी लाइन जो है इसको आप देख लें। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो अगर आपने पढ़ा होगा, इसको मिटा दिया जाता है और एक्सरसाइज लिखनी है। तो यह लाइन जो ली गई है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैज़ ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, यह लाइन कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर महोदय का जो 12th नाइट है वहाँ से इस लाइन को लिया गया है। अब इस लाइन में देखें तो जितने सेंस होंगे उतने कामा लगेगा, लेकिन लॉस सेंस के पहले कामा नहीं लगता है। तो यह क्या है? सम और बॉर्न ग्रेट, एक भाव हमारा कहाँ यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। सिंगल सेंस जो है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, सम और बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। अब यहाँ हो जाएगा एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। जब भी कामा लगता है तो जो एंड होता है, जो कंजंक्शन होता है, जो वाक्य में क्यूमुलेटिव या कपुलेटिव के रूप में प्रयुक्त होता है, वह हमेशा लास्ट में जाता है, वह हमेशा लास्ट में जाता है। तो यहाँ कामा लग जाएगा। अब दूसरा वाक्य देखें, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दिया गया है, वह नॉमिनेटिव केस का है, नॉमिनेटिव केस है या केस इन अपोजिशन का वाक्य दिया गया है। जैसे अभी आपको बताया कि आपने लिखा कि पीटी नेहरू, पीटी NEHRU द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, MINI मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डाइड इन 1964। अब देखें तो यह जो है पीटी नेहरू, यह क्या है? इतने चीज़ को, यह कौन है? यह यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। पीटी नेहरू मीन्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन या हु डाइड इन 1964। एक तो यह होता है। दूसरा देखें, जब केस इन अपोजिशन की बात होती है, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन पीपल बिगिन डियर मॉर्निंग वॉक, डियर मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ पे देखें तो द सन हैविंग राइजन, यह क्या है? कहीं ना कहीं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यह केस इन अपोजिशन है, क्योंकि बोथ को देखें, बोथ द सेंटेंसेस आर नॉट डिपेंडेंट फॉर द सेंस टू ईच अदर। दोनों ही जो वाक्य हैं वह अपने भाव के लिए एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। जब एक दूसरे पे नहीं आश्रित होते हैं तो वहाँ पे हम उनको जहाँ से सेंस सेपरेट होता है उसको अलग कर देते हैं। दूसरा देखें, अगर आपने शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ा होगा तो जब एक व्यक्ति को क्वालिफाई करने के लिए ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक व्यक्ति को क्वालिफाई करने के लिए, या आपको सीजर की यह लाइन याद होगी, आई केम, आई सा, आई कांक्वर्ड। तो जितने भाव वाक्य में होंगे, जितने वर्ड्स वहाँ लगता है, सीजर कहता है आई कॉम, आई सा, आई CONQUERED, आई कम, मैं दुनिया में आया, मैंने दुनिया को देखा और मैं दुनिया को जीत लिया। लेकिन इस वाक्य में देखें, यह 1, 2, 3 सेंस हैं, लेकिन कामा कितनी जगह लगा है? यह 2 जगह लगा है। अगर ग्रामेटिकली इसको देखेंगे तो आई कम कामा आई सा, यह नहीं होना चाहिए, तब होना चाहिए एंड आई कांक्वर्ड, एंड आई कांक्वर्ड होना चाहिए। तो यह जो प्रयोग था, यह प्रयोग टू सेपरेट द वर्ड फॉरवर्ड, जैसे हैमलेट की बात हो रही थी कि ओफिलिया कहती है कि व्हाट, हैमलेट के बारे में ओफिलिया कहती है कि व्हाट अ नोबल
सोल इज ओवर या थ्रोन हियर HER। अब द कोर्टियर्स COURTIERS, द SOLDIERS, द स्कॉलर्स। अब देखें जितने इसमें टोंग कॉमा आई ETC जितना आप जोड़ते इसमें चले जाएंगे, जितने शब्द होंगे उतने को सेपरेट करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वह किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा कॉमा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे व्हाट अ नोबल सोल इज हियर ओवरथ्रोन, इज हियर है, हियर ओवरथ्रोन। अब द कोर्टियर्स 1 हो गया, द सोल्जर्स 2 हो गया, द स्कॉलर्स 3 हो गया, टंग 4 हो गया, आई 5 हो गया, ETC। आप जितना जोड़ते चले जाएंगे, आप जितना जोड़ते चले जाएंगे उतना वहाँ पे कामा का प्रयोग होता है। लास्ट में देखें अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, किसी को आप संबोधित करते हैं वहाँ पर भी कामा लगता है। अगर आपने पढ़ा होगा टेनिसन का कॉम इन द GAR गार्डन कामा OMAUD। अब देखें यह कामा कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, क्योंकि यह जितना यह वाक्य है यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, वह माड को क्वालिफाई कर रहा है, वह माड को क्वालिफाई कर रहा है। तो अभी तक आपने जिसकी स्टडी किया वह क्या था, वह कामा था। आपने कामा को देखा कि व्हेन एंड व्हाई द कामा इज यूज्ड। कामा का प्रयोग हम शब्दों को अलग करने के लिए करते हैं, फ्रेजेस को अलग करने के लिए करते हैं, क्लाज को अलग करने के लिए करते हैं। अब वह कुछ भी कोई भी क्लाज हो सकते हैं, या केस इन अपोजिशन को अलग करने के लिए करते हैं। अगर कहीं पे देख जो सेंस है वह एकाएक क्लोज होता है, बैरिकेड होता है, वहाँ भी किया जाता है। अब देखें जो दूसरे नंबर का है, आपने देखा कामा के बाद, सॉरी यह तीसरा है, वह क्या होता है, वह सेमी कोलन होता है। ये शार्ट बहुत डिस्कशन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि कहीं आपको यह न लगे कि टेकिंग टू मच टाइम इज कंज्यूम। यह परीक्षा में आते हैं। अब देखें यह सेमी कोलन है। अभी जब आप पढ़ रहे थे तो इसको क्या बताया गया था, अर्धविराम कहा गया था। अब देखें जब आपने कामा को पढ़ा, तो जब कामा को आपने पढ़ा तो कामा का प्रयोग कहाँ होता है, ऐसे वाक्यों में होता है वेयर अ सेंटेंस कंटेन्स 2 or 3 सेंस बट इक्वल इन रैंक एंड डिस्पोजिशन। ऐसे आप समझ लें, कामा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एक वाक्य में एक से ज़्यादा भाव तो होते हैं, एक से ज़्यादा भाव तो होते हैं, लेकिन वह भाव एक समान होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है उसमें कहीं से देखें तो डिस्टर्बेंस नहीं होता कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता। दूसरा देखें यहाँ पे जो है यह सेमी कोलन का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसमें जो फर्स्ट क्लास होती है, जो पहला क्लास होता है, जैसे आपने कहा कि मोहन गॉट द फर्स्ट डिवीज़न, मोहन गॉट द फर्स्ट डिवीज़न बट सोहन फेल्ड इन द क्लास 10th, इन द एग्जाम ऑफ क्लास 10th। आपने कहा तो अगर यह देखें यह और यह 2 हैं, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट क्लास हो गई, यह सेकंड क्लास हो गई। अगर यह दोनों ही पॉजिटिव है, P बराबर पॉजिटिव, यह पॉजिटिव, अब इसमें छोटे छोटे सेंस वाले शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पे जिसका प्रयोग होता था वह किसका प्रयोग होगा, कामा का होगा। अब तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखें, नेक्स्ट जो दिया गया है यह सेमी कोलन है। अगर यहाँ 2 क्लास हैं, अब इन 2 क्लास में यह क्या हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई, यह सेकंड क्लास हो गई। अब यह पॉजिटिव, यह पॉजिटिव, यह निगेटिव और यह निगेटिव, तो जहाँ निगेटिविटी आएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी कोलन हो जाएगा। वहाँ पे सेमी कोलन का प्रयोग किया था। लेकिन एक दूसरा नियम भी कहता है कि यदि 2 बार हमने कामा का प्रयोग कर दिया है तो जब तिबारा हमको प्रयोग करना है तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, सेमी कोलन का ही प्रयोग किया जाता है, जिसको अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। तो जो सेमी कोलन होता है यह क्या करता है, मोर स्ट्रांग पॉज देन द कामा, यह कामा से ज़्यादा मजबूत विराम को दिखाता है, कामा से ज़्यादा मजबूत विराम को दिखाता है। अब देखें इसका एक और नियम होता है, एक और नियम होता है, जैसे हमने बताया कि यह कामा
यह कामा बराबर क्या होता है, मोस्टली एंड होता है, कामा बराबर एंड होता है, या जितने भी क्यूमुलेटिव या कपुलेटिव कंजंक्शंस हैं बराबर क्या होता है, कामा हो जाता है। कामा का मतलब एंड भी हो जाता है और कामा का मतलब क्या है, एज भी हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब लिटरेचर में पढ़ते हैं तो ढेर सारी ऐसे लाइनें मिलती हैं जहां एंड और एज का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आपको शुरू में बताया गया था कि पंक्चुएशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, अ पार्ट ऑफ रेटरिक एंड प्रोसीडिंग, अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जो पंक्चुएशन है वह अ पार्ट किसका है, वह फिगर ऑफ स्पीच का है, वह फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो जब भी आप पंक्चुएशन को पढ़ें, तो जैसे हम अलंकार को पढ़ते हैं तो अलंकार बेसिकली देखें, मोस्टली ऑल द 100 फिगर ऑफ स्पीचेज ऑफ लिटरेचर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। एक होता है सेंस परसेप्शन और दूसरा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, रचना के आधार पर। तो जो अलंकार रचना के आधार पे होते हैं वहाँ पर भी पंक्चुएशन का प्रयोग स्टडी की जाती है। आप नमूना देख लें, 2 अलंकार आप अक्सर पढ़े होंगे। एक को कहा जाता है एसिंडेटन, एक को कहा जाता है एसिंडेटन, ASYNDETON, ASYNDETON बराबर नो यूज ऑफ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, चलिए शार्ट में लिख दिया गया SENT, इन SENTENC लिख दिया जाए भाई, इन अ सेंटेंस। अब देखें यह जो एसिंडेटन है यह क्या है, नो यूज ऑफ कंजंक्शन, नो यूज ऑफ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस। अब जब आपने वाक्य लिखा आई कम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड, मैं आया, मैंने दुनिया को देखा, मैं दुनिया को जीत लिया। अब जब मैं आया, दुनिया को देखा, दुनिया को जीत लिया, तो हर जगह भी आपने क्या देखा था, कॉमा लगा है, जबकि हर एक 2 वाक्य के बीच, 2 भाव के बीच में एंड का प्रयोग होना चाहिए। तो कई बार लिटरेचर में फॉर द ओमिजन ऑफ द कंजंक्शंस, जब कंजंक्शन का ओमिजन करना होता है तो हम वहाँ किसका प्रयोग कर देते हैं, कॉमा का कर देते हैं। अब उसी तरह देखें, जैसे एंड हो गया, एज हो गया, यह बराबर कामा होता है। उसी तरह से देखें, यह जो सेमी कोलन होता है इसका मतलब क्या होता है, बट होता है। इसका मतलब बट होता है। जो निगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो सेमी कोलन की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब आज का क्लास आपका यहीं तक है। जो सेमी कोलन रेस्ट आप बचे हैं यह 1 या 2 पीरियड में समाप्त हो जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ट्राई टू read out seriously to understand the rules and regulation of English language. Okay, best of luck, good night to all of you, best of luck once again.